फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टॉक मार्केट में। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में गाइस, जिसमें ना सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसे क्यों चाहिए, कितने पैसे चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कुछ रेशियोज एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ आईपीओ की डिटेल्स भी हम लोग चेक करेंगे और जानेंगे। इस वीडियो के एंड तक हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है या नहीं है, या क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हम लोग को इसके अंदर अप्लाई करना भी है या नहीं करना है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। कोई भी मैं आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कृपया खुद का एनालिसिस करना, फिर ही कोई भी आईपीओ में आप अपना अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ का डिटेल्स, तो सबसे पहले तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है फ्राइडे 22 नवंबर, और ये आईपीओ चलेगा 26 नवंबर तक। अलॉटमेंट होगी 27 नवंबर को, और फंड्स भी उसी दिन रिफंड हो जाएंगे जिन लोग को आईपीओ नहीं मिला है। 28 तारीख को जिन जिन लोग को अलॉटमेंट मिला है उन लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और अगले फ्राइडे के दिन यानी 29 नवंबर के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो जाएगा। अगर कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे तो जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर की आ रही है, और जो प्राइस बैंड है वो बहुत ही अच्छा प्राइस बैंड है 140 टू 148 का, ठीक है। और अगर हम लोग अप्लाई करना है तो हम लोग 148 पे अप्लाई करेंगे, या तो फिर आपके ब्रोकर में अगर कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन रहेगा तो उसके ऊपर टिक कर देंगे। 101 जो शगुन का एक नंबर होता है, 101 शेयर्स का एक लॉट साइज़ बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक बंडल है, एक अच्छा एक लॉट साइज़ है। टोटल इशू साइज अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी को सिर्फ 650 करोड़ रुपए चाहिए। हम लोग ने हुंडई का आईपीओ देखा था जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, कुछ दिन पहले स्विगी का आईपीओ देखा था हम लोग ने, उसके पहले वारी वारी इंजीनियर्स का आईपीओ था। तो बहुत सारी वारी एनर्जीज का एक्चुअली सॉरी, बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग ने जो क्या कहते हैं डिमांड की थी इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए। बाय द वे सारी कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स हम लोग के चैनल पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आईपीओ की, आप वो जाकर देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों में ना 650 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा एक छोटा अमाउंट लगता है, एक रीज़नेबल अमाउंट लगता है कि कंपनी उतने ही पैसे उठा रही जितने उन लोग को ज़रूरत है, ऐसा अभी तक मुझे लग रहा है। अभी अगर इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि 650 करोड़ में से 570 करोड़ रुपए, ठीक है, 85% के आसपास या उससे ज़्यादा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, और लगभग 78 करोड़ रुपीज़ वो जाएगा ऑफर फॉर सेल में, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स रहेंगे, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, वो लोग अपना माल बेच के एग्जिट ले रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो 12% के आसपास ऑफर फॉर सेल है, और जो बाकी पूरा 88-87 जो परसेंट है वो फ्रेश इशू, यानी कि रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि बहुत ही अभी तक इधर बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अगर आपको रिटेल में अलॉटमेंट चाहिए तो आप एक लॉट ले सकते हो 14,950 के आसपास, और उसके बाद 13 लॉट तक आप मैक्सिमम ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में। जैसे ही आप 14वें लॉट पे जाओगे तो वैसे आप एच एन आई कैटेगरी में आ जाओगे। कुछ कोटा की बात करेंगे तो क्यू आई बी को मिला है 50%, रिटेल के पास है 35%, और एच एन आई के पास आएगा 15%। अभी इसके अंदर एक और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो प्रमोटर होल्डिंग है, फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग 93.66% की है। ऑब्वियसली पोस्ट आईपीओ ये कम हो जाएगी, बट मेरे हिसाब से ये 60-70% भी प्रमोटर होल्डिंग रहेगी तो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं हमेशा अपना जो टेक्नो फंडा एनालिसिस वाले जो वीडियो करता हूँ उसके अंदर मैं बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर ही हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न जज नहीं करना है, उस तरीके से देखना है कि डी आई आईज, एफ आई आईज और प्रमोटर्स को मिला के, तीनों को मिला के कितनी ज़्यादा होल्डिंग्स उन तीनों प्लेयर्स लोग के पास पड़ी हुई है। तो उस बात का ध्यान हम लोग को ज़रूर रखना चाहिए। अभी चलिए कंपनी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो आप देखोगे एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड 2009 में शुरू हुई थी, एंड इज़ एंगेज विद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स विद फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एंटिटीज़। और जो डब्ल्यू डब्ल्यू टी पीज़ है वो उसका कुछ मतलब ज़्यादा वो कुछ टर्म नहीं है, उसका सिंपल मतलब है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। तो ये सीवेज में काम करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम करते हैं, सेवरेज स्कीम्स में काम करते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। अभी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं ना,
जैसे मेरी को एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में से जो भी वेस्ट निकलना का जो निकलता होगा ना, उसका भी ये लोग जो ट्रीटमेंट है ये लोग वो भी करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ना सिर्फ ये लोग गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए काम करते हैं, बट ये लोग जो प्राइवेट कंपनीज़ है, मेजर कंपनीज, वो लोग के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स सब भी है, ये लोग का पंपिंग स्टेशन भी है, लेइंग ऑफ पाइपलाइंस फॉर वाटर सप्लाई। तो मोटा मोटी अगर हम लोग समझेंगे तो पानी से रिलेटेड जितना भी काम है, पानी को स्वच्छ रखने का, साफ़ सुथरा रखने का, वो सब काम ये लोग करते हैं, अगर हम लोग इसको एक नटशेल में समझेंगे तो। ठीक है, द कंपनी पार्टिसिपेट्स इन टेंडर फ्लोटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपिंग WWTPs एंड WSSPs ऑन एन EPC और HAM बेसिस। ठीक है, और हम लोग देखेंगे 2024, जून 2024, द कंपनी हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड 28 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड water water supply projects across India in last 7 years, including 22 projects of 10 MLD capacity and above। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर 7 साल में ये लोग के पास 22 प्रोजेक्ट है, यानी कि एक साल में ऑन एवरेज ये लोग के पास 3 प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं। ठीक है, ये फिलहाल तक मुझे अभी तक जो जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। क्योंकि यूजुअली ना अगर अगर हम लोग एक बात पे गौर करेंगे कि यूजुअली लोगों को आईटी सेक्टर हो गए, फार्मा सेक्टर हो गए, या जो भी मतलब जो बड़े बड़े सेक्टर है ना, उसमें लोगों को निवेश करना या इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद आता है। बट ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर्स में हम लोग को एक हिडन जेम मिल जाता है, क्योंकि यूजुअली ये सब सेक्टर में ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं होता है। और जब किसी का ध्यान नहीं होता, और अगर ऐसी कोई अच्छी कंपनी निकलती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी अच्छी है बुरी है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं, हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के, फिर ही हम लोग समझेंगे। बट ऐसे कुछ सेक्टर्स में, जो सेक्टर्स पे इतना लाइमलाइट नहीं रहता है, और उस सेक्टर्स में अगर कोई हम लोग को अच्छी कंपनी मिलती है, तो वो कंपनी में आगे जाके हम लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी ने पीटर लिंच की एक बुक पढ़ी होगी, लर्न टू अर्न, या फिर वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, वो सब बुक्स अगर पढ़ी होगी पीटर लिंच की, तो उन्होंने भी सेम चीज़ कहा है कि ऐसी इंडस्ट्री पकड़ो जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग इंडस्ट्री हो। ठीक है, तो जैसे वेस्ट वाटर, ये इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग इंडस्ट्री नहीं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करोगे, फार्मा की बात करोगे, क्या कहते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करोगे, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इंडस्ट्री, हर कोई बैंकिंग आईटी फार्मा की बात करता है, बट कोई वेस्ट और मैनेजमेंट और सबकी कोई बात नहीं करता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो उस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग को अच्छे स्टॉक्स भी मिलते हैं, और आगे चल के भी मिलेंगे, और ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि हर एक देश में, ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक देश में जितना भी पॉल्यूशन कम करके वो लोग को जो वापस रीयूज़ कर सकते हैं ना, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स निकल के आ रहे हैं, और इवेंचुअली ये सब सेक्टर्स भी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बात को आप मतलब, अगर आप 5 साल बाद भी ये वीडियो देखोगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या सच में उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। शायद 5 साल ना लगे, शायद 10 साल लगेंगे, बट इन द लॉन्गर टर्म ये डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इन हाउस डिज़ाइनिंग है, इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन टीम है ये लोग की, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है कि लोग को डिज़ाइन किसी और से और इंजीनियर किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग की खुद की इन हाउस टीम है। ग्रोइंग प्रेजेंस इन एग्जिस्टिंग रीजन विद न्यू प्रोजेक्ट्स, एक और एक अच्छी बात है, मतलब जिधर ऑलरेडी लोग ने काम कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोग ने महाराष्ट्र में काम कर दिया, और फिर उसके बाद दूसरा काम ये लोग ने पंजाब में कर दिया, तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ये लोग को और काम नहीं मिल रहे, लोग को महाराष्ट्र में और काम मिल रहा है, फिर पंजाब में भी और काम मिल रहे हैं। तो वो अच्छी बात है कि अगर आपने एक जगह पे अपना काम कर दिया है, तो वहीं पर आपको और भी ज़्यादा काम मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, एक और एक अच्छी बात है। इन हाउस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ विद ऑन टाइम डिलीवरी एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एलिजिबिलिटी फॉर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट टेंडर्स। ठीक है, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट टेंडर्स मैंने पिछले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है। लार्ज स्केल, हाई वैल्यू, ये सब का सिंपल मतलब होता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी जिसके अंदर क्या कहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। ठीक है, तो ये सब हाई वैल्यू, लार्ज स्केल, सब का सिंपल यही मतलब होता है। और ये लोग का सबसे अच्छी बात ये है कि लोग का ऑन टाइम डिलीवरी है। डेफिनेटली ये लोग तो, ये तो कंपनी ने डाला है, ये तो हम लोग को आगे चल के कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसके अंदर समझ में आ जाएगा, और जैसी कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को और भी डिटेल्स और समझ में आएगी इसके। ठीक है, use of advanced technology in the construction and installation of
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम, ठीक है। कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। द कंपनी हैज़ एन इन हाउस टीम फॉर डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी बात कर लिया है। और लोग के पास 180 इंजीनियर्स है, सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो 180 लोग इंजीनियर्स तो है ही, बट साथ ही साथ ये लोग के पास एक्सटर्नल और भी मतलब जो कंसल्टेंट होती है ना, जो कैसे कहूँ कि अगर मान लो कि ये एक कंपनी है, जिन लोग को एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, लेकिन शायद लोग को चाहिए रहेगा कि हाँ भाई हम लोग को 3 काम आ गए, चौथा काम में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो ये लोग एक्सटर्नली और भी इंजीनियर्स को हायर कर लेंगे कुछ देर के लिए, फ्रीलांसिंग के हिसाब से, या मतलब 1-2 महीने के बेसिस पे, कि भाई हम लोग का एक 4 पॉइंट का प्रोजेक्ट था जिसमें से 3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो लोग को गाइडेंस देंगे कि हाँ भाई तुम लोग को ऐसे करना चाहिए, या ये चीज़ पे तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम लोग को बेनिफिट होगा। तो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लोग कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, बहुत ही सही बात है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है। चलिए अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो फुल ईयर और एक क्वार्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। अगर अभी तक फ़िलहाल मुझे कुछ भी बुरा लगा है कंपनी के बारे में, तो ये है कि फाइनेंशियल्स, मतलब 2 क्वार्टर भी निकल चुके हैं। हम लोग ने अभी पिछला ही आईपीओ करा था, उसके ऊपर भी उसके ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग के पास 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके थे, या 2 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आ चुके थे। अभी भी ये लोग 1 क्वार्टर के ही दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सी बात है। बट ठीक है, हम लोग इसको अपने 4x4 करके एनालाइज करेंगे कि 4 क्वार्टर के हिसाब से कितना क्या जो भी फाइनेंशियल्स बैठता है। तो हम लोग एसेट्स की बात करेंगे, तो पहले 150 करोड़ के एसेट्स से बढ़कर सीधा 350 करोड़ के हो गए, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 750 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए, यानी कि फिर से डबल से ज़्यादा। तो एसेट्स तो अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। और अगर सिर्फ 1 क्वार्टर में एक्स्ट्रा अगर हम लोग देखेंगे, जो 1 क्वार्टर मार्च से जून में अगर देखा है, तो 50 करोड़ लोग ने और जोड़ दिए उस एसेट्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पहले 225 करोड़ के थे, फिर बढ़कर 340 करोड़ के हो गए, यानी कि मोटा मोटा 60% का ग्रोथ आया है इसके अंदर। और इधर 738 करोड़ के रेवेन्यू हो गया, ठीक है, 2024 में, जो कि डबल हो गया, सीधा डबल। और उसके बाद वापस 200 करोड़ के रेवेन्यू हो गए फिलहाल 1 क्वार्टर तक। अगर इसको हम लोग 4 में भी इंटू 4 में करें, तो 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता हुआ आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली इसके अंदर और भी 10-15% का ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 225 करोड़ के रेवेन्यू पे 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि 15-16% के आसपास का प्रॉफिट है। 350 करोड़ के आसपास पे 55 करोड़ का प्रॉफिट, 740 करोड़ पे 110 करोड़ का प्रॉफिट, और 30 करोड़ का या 31 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 207 करोड़ पे। तो मतलब अभी अगर मोटा मोटी हम लोग देखें तो 15 से 16% के बीच में लोगों का प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, और कॉन्स्टेंटली अच्छा चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। क्योंकि पिछले 4-5 साल में क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 15 साल पुरानी कंपनी, ठीक है, 2009 में आई है, जिसके अंदर अगर हम लोग पिछले 5 साल का 4 साल का अगर हम लोग डेटा देखेंगे, तो 15% के ऊपर से अगर ये ग्रो करी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है डेफिनेटली। शायद लोग इतना कंसिस्टेंट ग्रोथ या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यू ना रख पाए, शायद आगे चल के ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे कम हो सकता है, 11-12% भी आ सकता है, बट स्टिल 11-12% इज़ नॉट अ बैड नंबर मेरे हिसाब से, ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो 69 करोड़ के रिजर्व्स थे, बढ़कर 101 करोड़ के हो गए, फिर उससे बढ़कर 155 करोड़ के हो गए, अभी वापस 186 करोड़ के हो गए। तो यानी कि 3 साल के अंदर रिजर्व्स डबल से भी ज़्यादा हो गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अभी जो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बुरी चीज़ लग रही है, वो है बोरोविंग्स, ठीक है। पहले 18 करोड़ के बोरोविंग्स थे, वो सीधा 3 गुना से भी ज़्यादा हो गए, 65 करोड़ के आसपास। और उसके बाद फिर 3 गुना हो गए, 233 करोड़ के आसपास, अभी 1 क्वार्टर में ही। यानी बोल के ये लोग ने 70 करोड़ के आसपास की और बोरोविंग्स जोड़ ली है। अगर मैं इसको और 3 क्वार्टर के साथ अगर जोड़ूँ, मतलब और जो बचे और 3 क्वार्टर, तो इसके ऊपर और 210 करोड़ की और बोरिंग्स मुझे जोड़नी पड़ेगी, अगर मैं उसको यही ट्रेंड के हिसाब से अगर सोचता हूँ, तो नहीं नहीं बोल के 500 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक फ़िलहाल एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। इसके अलावा फ़िलहाल तक के लिए जितना भी हम लोग ने डिस्कशन किया है, सब कुछ एक वन ऑफ द टॉप नॉच फंडामेंटल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करो तो सिर्फ 2600 करोड़ की कंपनी, यानी कि इसको हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग इसको
स्मॉल कैप ही कंसिडर करेंगे, माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप में ही ये कंसिडर होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। कुछ रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। 51.68 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.34%, 33% के आसपास पकड़ लो। डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, डेफिनेटली 0.8 का है, बट इसको कम किया जा सकता है। हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है, और उसके बाद जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम रहेगा उतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट ये कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी आ जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग ब्रॉडर टर्म्स में बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में यूजुअली डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हाई ही रहता है, बट अगर ये जितना कम कर सकते तो उतना डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोरोइंग्स अगर कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है इसको, बट फिर भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो जैसा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था, 15 से 16% के बीच में खेल रहे हो, तो अभी भी 15.17 का ये लोग का पैट मार्जिन दिख रहा है। प्री आईपीओ ईपीएस की बात करेंगे, अर्निंग्स पर शेयर की, तो 8 रुपये का आ रहा है, पोस्ट आईपीओ 7 रुपये हो जाएगा। पीई की बात करेंगे तो पहले 18 रुपये था, अभी पोस्ट आईपीओ 21 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सब कुछ सही लग रहा है। हम लोग डेफिनेटली आगे और देखेंगे कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए। बाय द वे, मैंने पिछले जितने भी आईपीओ के वीडियोस करे ना, किसी के अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं करा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे, चेक एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ पीयर कंपैरिजन, तो वो आपको ना ये लिंक पे लेके जाएगा, मतलब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज पे लेके जाएगा। तो ये सब है ना लिस्टेड कंपनी है, आयोन एक्सचेंज इंडिया, वाटेक बावाक, विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड, ईएमएस लिमिटेड। ये लोग का है ना, आप फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना, समझना कि इसके अंदर से कौन सी कंपनीज है जो कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है। लोग का जो बैलेंस शीट है आप समझना, तो इससे ना और भी आप लोगों को इंडस्ट्री एनालिसिस करने में ना बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी अगर मैं इन चारों में से, ये जो चारों में से जो कंपनी है, ये इन चारों में से मुझे कौन सी दो कंपनी पता है अच्छी लगी है, मैं उसका रीज़न आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सीखने की इच्छा है, तो आप वो दोनों कंपनी जाके देखना, इनफैक्ट आप चारों कंपनी जाके देखना, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि मुझे ये वो कंपनी क्यों अच्छी लग रही है। ठीक है, तो जो दोनों कंपनी है वो है ईएमएस लिमिटेड और दूसरी है विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड। ठीक है, अभी एक बात मैं बताना चाहूँगा, इन चारों में से कोई भी कंपनी में मेरा कोई भी पोजीशंस नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल कोई मेरा ये भी नहीं है, सोच भी नहीं रहा कि मैं ये लोग में अपनी पोजीशंस बनाऊंगा। बट सिर्फ एक कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे दो कंपनी अच्छी लग रही है। जो कोई भी अगर वो वहाँ पर एनालिसिस करेगा ना, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मुझे वो क्यों पसंद आ रही है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको भी क्यों पसंद आ रही है, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अभी तक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर वेयर करके जो भी है बता दो। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, जो कि ठीक अच्छी बात है। इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स इन आर सब्सिडरी EIEL मथुरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ये लोग का जो मथुरा में एक प्रोजेक्ट है, मथुरा सेवरेज स्कीम का, उत्तर प्रदेश में, ये लोग का जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर ये लोग को कुछ पैसे डालने हैं, और रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन ऑफ आर आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स। ठीक है, और फिर फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को तो हटा देते हैं। अभी इसके अंदर ना मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आती है कोई भी कंपनी की, जिसके अंदर लिखा है इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन। मतलब कंपनी ने ये तो मन बना लिया कि हम लोग एक्विजिशन तो करेंगे, लेकिन क्या एक्विजिशन करेंगे वो नहीं समझ में आता। तो इसका सिंपल सा एक अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, तो जैसे आपको है कि फ़ोन तो लेना है मुझे, लेकिन मुझे कौन सा फ़ोन लेना है मुझे ये नहीं पता, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे वो नहीं पता। जैसे किसी को अगर कैमरा अच्छा चाहिए तो वो कैमरे के हिसाब से फ़ोन लेगा, मे बी आईफोन हो गया, मे बी ओप्पो वीवो हो गए। किसी को अगर गेमिंग फ़ोन चाहिए तो मे बी शायद वो वन प्लस वो सब ले लेगा। ठीक है, वैसे वैसा होता है ना। तो अभी फ़िलहाल शायद कंपनी को वो लोग का वो पता ही नहीं कि हम लोग को एग्जैक्टली दूसरी कंपनी जिसको हम लोग एक्वायर करेंगे वो उसमें क्या चाहिए, तो शायद इसके लिए अभी तक ये लोग का वो चीज़ चल रहा है। बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि पहले आप लोगों को वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मतलब वो डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है, बट अगेन वो मेरी सोच है, आप आपकी सोच कैसी है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कंपनी की टोटल बोरोइंग है 305 करोड़, जो पूरा टोटल बोरोइंग है।
ठीक है, ये लोग को एक एक्विजिशन भी करना है और ये लोग की सब्सिडरी में भी पैसे डालने हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के पास जा रहे कितने, 570 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्विजिशन करना है तो ऐसा तो नहीं कि 10-20 करोड़ में कोई कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, ये लोग के नहीं नहीं बोल के मेरे हिसाब से अगर कोई छोटी मोटी कंपनी भी बाई करना है तो 200-300 करोड़ के आसपास तो पैसे लगेंगे ही। ठीक है, बट वो तो अनआइडेंटिफाइड है तो शायद उसके लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि इन 570 में से ही पैसे जाएंगे। बट जो वो लोग की जो सब्सिडरी कंपनी में है, मेरे हिसाब से उसके अंदर भी 200-300-400 करोड़ तो चले जाएंगे। तो मतलब ये लोग की बोरिंग्स अगर कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ की बोरिंग्स कम होगी। बट अच्छी बात इसके अंदर ये है कि बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ की, अगर इसके अंदर से 100 करोड़ भी कम हो जाते तो 33% आपका बोरोइंग्स कम हो जाएगा। अभी डेफिनेटली इधर क्लियरली किधर लिखा नहीं कि वो लोग बोरोइंग्स में कितने पैसे डालेंगे और जो भी है। तो और वो डेफिनेटली कोई भी कंपनी लिखती नहीं है, क्योंकि वो सब बाद में ही पता चलता है कि भाई कंपनी के कितने पैसे आए, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, जो भी हुआ उसके बाद ही सब पता चलेगा। तो वो तो बात की बात है, वो हम लोग 1-2 क्वार्टर जब देखेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा कि बोरोइंग्स कितना कम हुआ है और कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल नट शेल में बात करूँ तो मुझे कंपनी तो डेफिनेटली अच्छी लग रही है। सेक्टर ग्रोइंग है, ठीक है, और बोरिंग सा सेक्टर है। ठीक है, कोई ज़्यादा इसके अंदर इतना ज़्यादा बात नहीं करने वाला। बट ये जो सेक्टर है ना, ये जो इंडस्ट्री है, डेफिनेटली ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। भले से इसके लिए टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज तुम पैसे डालोगे या आज ये सेक्टर मतलब इधर चल रहा है तो 10 साल बाद या 5 साल बाद ये सेक्टर सीधा डबल या ट्रिपल हो जाएगा। होने को हो भी सकता है, बट इन द लॉन्ग रन अगर मैं अगले 15-20 साल की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ से सेक्टर है 5 गुना हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा देशों का काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान है, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों का ध्यान है। तो ऐसे सब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक बूमिंग सेक्टर हो सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दो। मैं मिलता हूँ तब तक आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।